दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, बात चल रही थी यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण, और उसके सिलसिले में हमने देखा था कि वियना संधि हुई जब 1815 के बाद में 1815 के बाद जब वाटरलू का युद्ध हुआ, नेपोलियन बोनापार्ट हारा। उसके बाद में वियना संधि हुई जिसमें यूरोपीय कई बड़ी बड़ी शक्तियों ने मिलकर के एक ऐसा विधान बनाया, एक ऐसी संधि बनाई जिसके थ्रू जो फ्रांस था उसके चारों ओर, उसकी चारों सीमाओं पर ऐसे क्षेत्रों को बिठा दिया गया, ऐसे क्षेत्र जिन पर राजतंत्र, एक तरीके से राजतंत्रों की सत्ता वापस आ गई और भविष्य में फ्रांस कोई ऐसा विस्तार ना कर सके। इस प्रकार से जो है वियना संधि ने अपनी सत्ता के माध्यम से, अपने नियमों के माध्यम से बहुत सारे बदलाव किए। हम देखते हैं कि बूर्बो जो वंश था जिसको नेपोलियन ने हटा दिया था अपनी सत्ता से, वो फिर बहाल कर दिया गया और बूर्बो वंश जो है, बूर्बो की सत्ता आ गई। हालांकि उसके बाद में कुछ बदलाव हुए, जैसे कि हम देखते हैं 1830 से 48 के बाद में, जैसे ही आते हैं 1830 से 48 के बीच में, तो हम देखते हैं कि जो रूढ़िवादी व्यवस्थाएं आती हैं, जो भी ताकत रूढ़िवादी ताकत आती है, उनमें बदलाव करने की कोशिश की जाती है। किसके द्वारा? उनके द्वारा जो उदारवादी वर्ग था और जो राष्ट्रवादी वर्ग था। साथियों, जब रूढ़िवादी सत्ता आती है तो वो इनको क्रांतिकारी नज़रों से देखती है कि ये जो है उदारवाद और राष्ट्रवाद जो वर्ग है, उदारवादी और राष्ट्रवादी वर्ग, उदारवादी और राष्ट्रवादी वर्ग, क्योंकि इनकी जो भावना थी, ये जो उदारवादी और राष्ट्रवादी वर्ग था, इनकी भावना में नेपोलियन संहिता के विचार कहीं ना कहीं झलकते थे। ये जो है राजतंत्र का समर्थन नहीं करते थे, ये करते थे, ये सोचते थे कि राजतंत्र के ना हो करके जो है हमारी सत्ता होनी चाहिए, यानी कि हमारे नियमों का पालन होना चाहिए। तो ये, और ख़ासकर जो कि हम देखते हैं कि उदारवादी और राष्ट्रवादी वर्गों में जो आते थे वो शिक्षित वर्ग आता था, यानी कि शिक्षित एक अभिजात वर्ग जिसमें प्रोफेसर, स्कूल के शिक्षक, क्लर्क, वाणिज्य व्यापार से संबंधित जो लोग थे, व्यापार से संबंधित वो वर्ग जो है उदारवादी और राष्ट्रवादी वर्गों में आता था। हम देखते हैं कि प्रथम विद्रोह जैसे ही होता है फ्रांस में 18 जुलाई 1830 में, फ्रांस में जुलाई 1830 के दौरान फ्रांस में प्रथम विद्रोह होता है, यानी कि पहला विद्रोह होता है। ये कब? जब 1815 में नेपोलियन हार जाता है। उसके बाद में जब उदारवादी वर्ग, जब रूढ़िवादी वर्ग अपनी सत्ता में आता है तो जाहिर सी बात है उदारवादी वर्ग को बुरा लगता है। उदारवादी और राष्ट्रवादी वर्ग अपने नियमों को चाहते हैं, तो ये विद्रोह करते हैं। तो वही विद्रोह, उसमें प्रथम विद्रोह जब चिंगारी भड़कती है तो धीरे धीरे वो ज्वाला की फॉर्म में बनती है लगभग 1830 के आसपास। तो जब 1830 में फ्रांस में जुलाई में 1830 में उदारवादी और राष्ट्रवादी वर्ग विद्रोह कर देता है, उसमें आपको बताया कि और राष्ट्रवादी वर्ग में कौन से थे? वो थे कौन? शिक्षित वर्ग और अध्यापक वर्ग, जो और प्रोफेसर वर्ग, और जो वाणिज्य से संबंधित जो भी व्यापारी वर्ग थे, वो सब जो है एक मतलब वो चाहते थे कि राजतंत्र ना हो। तो इस कारण से वो विद्रोह करते हैं और हम देखते हैं कि 1800 जो बूर्बो वंश की सत्ता बहाल की जाती है। तो ये जो क्रांति होती है 1830 में, तो ये बूर्बो जो वंश है जिसको बहाल किया जाता है उसको फिर हटाने की कोशिश करते हैं। बूर्बो की सत्ता, ये बूर्बो वंश, तो जो बूर्बो वंश है इसकी सत्ता को फिर उखाड़ फेंकते हैं। और वो कौन उखाड़ फेंकता है? वो उखाड़ फेंकते हैं जो है उदारवादी और राष्ट्रवादी वर्गों के लोग। ये
यानी कि शिक्षित और अभिजात वर्ग जो है जब चिंगारी भड़कती है और चिंगारी जब ज्वाला की फार्म में लगभग 15 सालों के बीच में आती है 1815 से 30 के दशक में, तो ये क्रांति का रूप ले लेती है, बहुत बड़ा रूप ले लेती है। और देखते हैं कि जो बोर्बों की सत्ता बहाल किया था वीना संधि के दौरान, उसको उखाड़ फेंकते हैं, ये लोग उखाड़ फेंकते हैं। और इन्हीं के संबंध में जो है हम देखते हैं, जैसे कि एक आपने देखा था एक क्रांतिकारी जिसने गुप्त संगठन बनाया था मेस्नी, जो कि यंग यूरोप और यंग इटली नाम के गुप्त संगठन बनाया था। तो कहीं ना कहीं इन सबका रोल था, और इन सबका रोल था जिसके कारण से उदारवादी वर्ग सामने आया, और ये एक ही क्षेत्र में नहीं पूरे यूरोप में आ गया। तभी आप देखते हैं कि ऑस्ट्रिया का जो कि चांसलर था, जिसने अध्यक्षता की थी वीना संधि की जिसने अध्यक्षता की थी चांसलर ड्यूक मेटरनिक, वो कहता है, वो क्या कहता है, वो कहता है कि जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। वो ये टिप्पणी करता है, और हम देखते हैं कहीं ना कहीं उसकी बात भी सही होती है, क्योंकि फ्रांस में जैसे ही प्रथम विद्रोह होता है उसके बाद में हम देखते हैं कि 1800 जो है वही करीब हम देखते हैं कि ब्रेसेल्स 1830 के आसपास में जो ब्रेसेल्स होता है उसमें भी क्रांति भड़क जाती। और ब्रेसेल्स जो कि एक यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड्स, इसका एक इलाका होता है, यानी कि यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स का इलाका ब्रेसेल्स वो अलग हो जाता है इसी क्रांति की वजह से। तो कहीं ना कहीं उसका जो मेटरनिक का कहना था, जो चांसलर का कहना था कि ये टिप्पणी आप लिखेंगे प्रश्न में, काफ़ी हेल्पफुल रहेगी मेटरनिक के द्वारा जो कही गई। क्या कहा गया कि जब फ्रांस छींकता है तो लगता है पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, क्योंकि हम आगे चल करके देखते हैं कि जैसे ही प्रथम विद्रोह होता है उसी के जस्ट बाद में ब्रेसेल्स जो है यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से अलग हो जाता है, उसका परिणाम होता है। और फिर आगे चल करके एक ही घटना नहीं होती, आगे चल करके एक और घटना होती है जो कि पूरे यूरोप में एक तरीके से बहुत बड़ा क्रांति भड़क जाती है। और वो घटना होती है एक शिक्षित अभिजात वर्ग, जो एक शिक्षित वर्ग होता है उसमें राष्ट्रीय भावनाओं का संचार होता है। और राष्ट्रीय भावनाओं को संचार होते होते हम देखते हैं कि जो यूनान वो ऑटोमन साम्राज्य से अलग होना चाहता है, क्योंकि जो ऑटोमन साम्राज्य है उन दिनों जो 15वीं शताब्दी के आसपास हम देखें तो ऑटोमन साम्राज्य जो कि एशिया और यूरोप दोनों को मिलकर के जो है बनता है। और ऑटोमन साम्राज्य की वजह से हम देखते हैं कि यूरोप और एशिया का जो है जो विस्तार होता है, वाणिज्य का जो व्यापार जो होता है, इन सब में आर्थिक मदद मिलती है आसपास दोनों देशों को, दोनों महाद्वीपों को, और आगे चल कर के इसका बहुत बेनिफिट होता है। लेकिन जब ये राष्ट्रवाद और उदारवादी वर्ग सामने आता है तो धीरे धीरे करके हर जगह बदलाव आता है, और उसी का परिणाम होता है कि यूनान स्वतंत्र होना चाहता है, ऑटोमन साम्राज्य के अंडर में नहीं रहना चाहता। तो उसी का परिणाम होता है यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। वो एक घटना होती है जो कि यूनान का स्वतंत्रता संग्राम यूनान का स्वतंत्रता संग्राम, इसके बारे में हम जानेंगे कि किस प्रकार से ऑटोमन साम्राज्य से यूनान क्यों अलग होना चाहता है, आखिर उसका रीजन क्या है, ये सारी चीज़ें जानेंगे। तो होता ये है कि हम देखते हैं कि जो शिक्षित वर्ग है, उदारवादी वर्ग, जो राष्ट्रवादी वर्ग है, वो तबका पूरे यूनान में एक स्वतंत्रता संग्राम को चुनौती देता है, स्वतंत्रता संग्राम करने आता है। और हम देखते हैं कि यूरोप में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की प्रगति से यूनानियों को आज़ादी देने का एक संग्राम जो चलता है, उसमें हम देखते हैं कि कुछ यूनानी जो होते हैं वो ऑटोमन साम्राज्य क्या करता है, उनको निर्वासित कर देता है, उनको यूनान से निर्वासित कर देता है। तो जो निर्वासित करता है यूनान के
वो लोग यूनानियों को कौन निर्वासित करता है? ऑटोमन साम्राज्य। तो जो निर्वासन में रह रहे होते हैं, जो भी निर्वासित रह रहे होते हैं यूनानी, उनके प्रति एक संवेदना का भाव होता है पश्चिमी यूरोप के लोगों में। पश्चिमी यूरोप के जो लोग होते हैं, पश्चिमी यूरोप के लोग, क्योंकि जाहिर सी बात है जो ऑटोमन साम्राज्य है और उसमें यूरोप का अहम रोल होता है, कई देश होते हैं, तो उसी की वजह से जो पश्चिमी यूरोप के लोग होते हैं, जो पश्चिमी यूरोप के, वो इन यूनानियों पर संवेदना का भाव दिखाते हैं कि आखिर इन्हें क्यों नहीं अलग किया जा रहा है, इन्हें क्यों आज़ादी नहीं दी जा रही है। तो उस वजह से एक तरीके से ये लोग जो पश्चिमी यूरोप के लोग हैं, इनका जन समर्थन मिलता है और जन समर्थन काफ़ी ज़्यादा इनका समर्थन मिलता है। और जाहिर सी बात है जब एक कंट्री को दूसरी कंट्री समर्थन करती है तो उसका बहुत अच्छा परिणाम होता है, उस को जीतने के, उस कंट्री को जीतने की उम्मीदें और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और इसी के सिलसिले में देखेंगे जो प्राचीन यूनानी संस्कृति है, यानी कि प्राचीन यूनानी संस्कृति, हेलेनिज्म एक तरीके से बोल सकते हैं, हेलेनिज्म, प्राचीन यूनानी संस्कृति। तो प्राचीन जो यूनानी संस्कृति है, हेलेनिज्म, तो इसका उदय होता है एक तरीके से, इसका इस क्रांति की वजह से उदय होता है। इसका समर्थन करते हैं कौन? पश्चिमी यूरोप के लोग। इसको, हेलेनिज्म को यूँ कहते हैं कि प्राचीन यूनानी जो संस्कृति है वो पूरे यूरोप की सभ्यता का पालना है। एक तरीके से वो ये कहते हैं कि यूरोपीय सभ्यता का पालना कौन है? प्राचीन यूनानी संस्कृति। तो इसे क्या संज्ञा देते हैं? इसे संज्ञा देते हैं यूरोपीय सभ्यता। ये जो है, ये जो प्राचीन यूनानी संस्कृति है, ये यूरोपीय सभ्यता को जो है यूरोपीय सभ्यता का पालना है। क्योंकि जो यूरोपीय सभ्यता आई उसका जो है प्राचीन यूनानी संस्कृति का अहम रोल होता है। इसी के कारण जो सभ्यता आई यूरोप में, जो सभ्यता विकसित हुई, उसका सबसे अहम रोल इसका रहा, प्राचीन यूनानी संस्कृति का। इसीलिए पश्चिमी यूरोप के लोग और पूरे एक तरीके से कहें कि पूरा यूरोप जो है इस सभ्यता को प्रशंसा करने लगता है और उदारवादी जो राष्ट्रवादी वर्ग के लोग हैं वो आगे आते हैं। और हम देखते हैं कि धीरे धीरे करके ये जो राष्ट्रवादी वर्ग है पूरे चरम पर आता है। और जब चरम पर आता है तो एक अंग्रेज होते हैं कवि, जो कि कवि भी होते हैं, और एक तरीके से वो, उनका नाम होता है लॉर्ड बायरन। लॉर्ड बायरन, उनका बहुत बड़ा रोल होता है। लॉर्ड बायरन, लॉर्ड बायरन ये कवि हैं, अंग्रेज कवि, और ये चाहते हैं कि जो है यूनानियों को स्वतंत्रता दी जाए, ये यूनान ऑटोमन साम्राज्य से अलग होना चाहिए। और इसलिए ये जो लॉर्ड बायरन हैं ये धन इकट्ठा करते हैं, धन इकट्ठा करते हैं, और ये चाहते हैं कि हम इसको आज़ाद कराएंगे, यूनान को आज़ाद कराएंगे। लेकिन साथियों 1824 के आसपास इनको बुखार आ जाता है और इनकी डेथ हो जाती है। और डेथ होने के बाद भी जो इन्होंने जो एक चिंगारी भड़काई, उसको ले करके उसका जो कारवा है वो पूरा राष्ट्रवादी और उदारवादी वर्ग ले करके सामने अंततः लड़ता रहता है और अंततः उसकी जीत होती है, उदारवादी और राष्ट्रवादी वर्ग की जीत होती है। और हम देखते हैं 1824 के जब इनकी मृत्यु होती है उसके बाद में क्रांति की ज्वाला और भड़कती है और अंततः 1832 के आसपास, कब? 1832 के आसपास एक संधि होती है, कुस्तुनतुनिया की संधि। कौन सी? कुस्तुनतुनिया।
कुस्तुनतुनिया की संधि कब होती है? 1832 में। और ये संधि होती है, इस संधि के बाद में यूनान जो है ऑटोमन साम्राज्य से अलग हो जाता है। तो जो लक्ष्य लेकर के उदारवादी वर्ग चला था, अंततः वो जा करके 1832 में पूर्ण होता है और यूनान जो है पूरे तरीके से ऑटोमन साम्राज्य से अलग होता है। तो इसको जो उदारवादी और राष्ट्रवादी वर्ग है, इसको आज़ाद कराने में सबसे ज़्यादा रोल रहता है रोमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना का। रोमानी कल्पना की बात करें तो राष्ट्रवाद के विकास में केवल युद्धों और क्षेत्रों से विस्तार नहीं होता। केवल ये जो रोमानी कल्पना है और राष्ट्रवादी भावना है, ये केवल युद्धों से जो है इसका विस्तार नहीं हुआ था। इस क्रांति का, राष्ट्रवाद का उदय केवल इसी से नहीं हुआ था, इसमें जो जो यूनान की संस्कृति है उसका भी बहुत बड़ा रोल रहा। यानी कि कला, काव्य, कविता, कहानी, नाटक, इन सब का मंचन किया गया। इन सब को राष्ट्रवादी भावनाओं से गढ़ करके इनको आगे रोमानीवाद को दिखाते हैं आगे आकर के, और राष्ट्रीय भावना जो है उसको विकसित करते हैं। हम देखते हैं इसमें आगे चल करके एक फ्रांसीसी चित्रकार होते हैं देला क्रुआ। कौन होते हैं? फ्रांसीसी चित्रकार देला क्रुआ। एक फ्रांसीसी चित्रकार होते हैं, उन दिनों काफ़ी फेमस हुए, देला क्रुआ। कौन? देला क्रुआ। इनका नाम हम क्यों ले रहे हैं? ये फ्रांसीसी कलाकार हैं, फ्रांसीसी चित्रकार, फ्रांसीसी चित्रकार देला क्रुआ। उस समय चित्रकारों का, कवियों का जो नाटक जो मंचन कर रहे थे, उनका क्रांतियों में राष्ट्रीय भावना को जगाने में एक अहम रोल होता था। वो पोस्टर के माध्यम से, वो नाटक के माध्यम से, वो गीत के माध्यम से, वो कविता के माध्यम से कहीं ना कहीं राष्ट्रवादी भावना को जगाने का प्रयास करते थे। तो जो रोमानीवाद जो आया, उभर करके सामने आया, तो हम देखते हैं कि एक चित्रकार होते हैं फ्रांसीसी चित्रकार देला क्रुआ, और ये एक चित्र बनाते हैं। ये एक ऐसा चित्र बनाते हैं जो एक घटना को व्यक्त करता है, एक चित्र जो एक घटना को व्यक्त करता है। और वो चित्र, उसमें ऐसा दिखाया जाता है कि जो है वो विशाल चित्र लगभग 4 मीटर चौड़ा और 3 मीटर चौड़ा और 5 मीटर लंबा, लगभग ये चित्र जो है, जिसमें ये चित्रित किया गया था कि जो तुर्क लोग होते हैं, जो तुर्की, आप देख रहे हैं एक आक्रमण हुआ था। जाहिर सी बात है, ऑटोमन साम्राज्य हम इसलिए कह रहे हैं, ऑटोमन साम्राज्य की चर्चा हम इसलिए कर रहे थे, ऑटोमन जो साम्राज्य था उसमें तुर्कों का बहुत बड़ा रोल था, तुर्क ही शासन कर रहे थे। तो ये एक घटना है, देला क्रुआ ने इस चित्र में एक घटना चित्रित की थी जिसमें तुर्कों ने लगभग 20,000 यूनानियों को मौत के घाट उतारा था। तुर्कों ने लगभग 20,000 यूनानियों को मौत के घाट उतारा था। और उसका चित्र इन्होंने यहाँ पर चित्रित किया था, जिसमें दिखा रहे थे कि उनकी जो यूनानी जो मारे गए, उनकी पीड़ा को ये चित्र व्यक्त कर रहा था, उनके दुख और पीड़ा को ये चित्र व्यक्त कर रहा था। जो महिलाएं थी, जो बच्चे थे, जो घायल थे, और जो तुर्कों ने यूनानियों को मारा था, तो उसको जो है वो चित्र व्यक्त कर रहा था, उस घटना को व्यक्त कर रहा था। और ये हुआ था एक द्वीप है कियास द्वीप, जिसकी ये घटना थी। कौन सी? कियास द्वीप, उसका नाम है कियास द्वीप, जहाँ पर ये घटना घटित हुई थी। ये कियास द्वीप था जिस पर जो है तुर्कों ने आक्रमण किया था। और कियास द्वीप पर जितने भी यूनानी मिले, यानी कि वैसे चित्र में दिखाया गया वो घटना जो
प्रकाशित हुई उसमें यही दिखाया गया कि 20,000 यूनानियों को लगभग मौत के घाट उतारा था, 20,000 यूनानियों को। तो साथियों ये इसमें देलाक्रोआ का अहम रोल रहा क्रांति को, राष्ट्रवाद को भड़काने में। और हम देखते हैं आगे चल कर के जो यूनानी हैं वो जो विज्ञान है उसका आलोचना करते हैं, एक आलोचना और जो राष्ट्रवाद की भावना है उसको जागृत करते हैं, यानी कि। और फिर एक जर्मन दार्शनिक भी होते हैं वो, जिनका नाम होता है योहान गॉटफ्रीड, नाम होता है योहान गॉटफ्रीड, योहान गॉटफ्रीड। ये जर्मन दार्शनिक होते हैं, योहान गॉटफ्रीड, फ्रीड होता है फ्रीड, आप नाम इनका ऐसे लिख लें, फ्रीड, गॉटफ्रीड, यानी कि ये जर्मन दार्शनिक गॉटफ्रीड जो कि रोमानी चिंतकों को दावा करते हैं, ये कहते हैं कि सच्ची जर्मन संस्कृति जो थी, सच्ची जर्मन संस्कृति वो आम लोगों में निहित है, वो वहाँ के आम लोगों में निहित है। और राष्ट्र की जो सच्ची आत्मा है वो लोकगीतों, जन काव्य और लोक नृत्यों से प्रकट होती है, ऐसा जर्मन दार्शनिक का मानना था। तो जर्मन दार्शनिक का उन्होंने दावा किया, क्या दावा किया था कि जो सच्ची जर्मन संस्कृति है वो उनके लोगों में निहित है, उनके आंतरिक यूँ कहें आंतरिक मन में स्थित है। और जो राष्ट्र की सच्ची आत्मा वो जो राष्ट्र की सच्ची आत्मा है वो लोकगीतों में है, नाटक में है, कहानी में है। क्योंकि जाहिर सी बात है राष्ट्रवाद की जो भावना जागृत हुई वो सिर्फ इन्हीं के माध्यम से हुई, अखबारों के माध्यम से, नाटकों के माध्यम से, लोकगीतों के माध्यम से और काव्यों के माध्यम से। और फिर इस प्रकार से धीरे धीरे देखते हैं कि राष्ट्रवाद का उदय हुआ और उदारवाद आगे आकर के जो स्थानीय बोलियां थीं उनको भी जो है उभारा गया, उनको और जो 18वीं सदी तक आते आते जो रूस, प्रसा, ऑस्ट्रेलिया था, जो ऑटोमन साम्राज्य था, उसका भी धीरे धीरे करके पतन होता है। और इस प्रकार से जो है राष्ट्रीय भावना जागृत होती है। उनको उदारवादी वर्ग, उनको कई तरीके से कठिनाइयाँ होती थी, जो जन विद्रोह कुछ हुए थे और इस प्रकार से उदारवादियों की क्रांति चलती रहती है। तो ये हम विस्तार से अगले सेशन में, और जो अवशेष रह गया है, जो उदारवादियों में किस प्रकार से कठिनाई आई, किस प्रकार के छोटे छोटे जन विद्रोह किन किन इलाकों में हुए, ये भी हम अगले सेशन में देखेंगे। और देखेंगे जर्मनी और इटली के निर्माण में इनका क्या भूमिका रहा, ये सारी चीज़ें हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो साथियों जो भी ये जो सेशन जो हमने बताया है इसके इम्पोर्टेंट आप नोट्स डायरी पेन के माध्यम से लिखते रहें या फिर इसको स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप लेते रहें। और जब भी हमारे चैनल को देखें तो प्रीवियस के अकॉर्डिंग हम पढ़ा रहे हैं, क्योंकि प्रीवियस आप हमारा देखें तभी ये चैनल और अच्छा समझ में आएगा। तो कोशिश करिएगा कि हमारे जो पिछले वीडियो हैं वो भी देखते रहें, जिससे हिस्ट्री को, विश्व इतिहास को आप बहुत ही अच्छे से आत्मसात कर सके, अमल कर सके, यही प्रयास है। और जो कि आपकी लेखन शैली में और सुधार आए और निखार आए, जिससे आप अच्छे जो है मार्क्स गेन कर सकें। तो साथियों कोशिश करिएगा हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों को शेयर करें। और जो भी पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनको ये बताएं कि किस प्रकार से विश्व इतिहास को हम दर्शा रहे हैं। और ये अपने, जब तक आप अपने मन से नहीं सोचेंगे तब तक आप जो है इतिहास को आप अपने अंतरतम में उतार नहीं सकते। तो साथियों अगले सेशन में फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नए अंदाज में। तब तक के लिए साथियों जय हिंद, जय भारत।